लर्नर्स, आप सबका वेलकम है लर्निंग विद ज्योति में। तो इस वीडियो में हम करेंगे 10th सीबीएसई बोर्ड सैम्पल पेपर सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, जिसमें आपको चॉइस भी मिली हुई है। टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर पहले एक नोटबुक में क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब आगे वीडियो में ना मैं हिंदी मीडियम में लिखने वाली हूँ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पहले थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों को बता देती हूँ। 21 में बोल रहे हैं 2 फैक्टर्स बताओ जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था अमेरिका में 1929 के टाइम, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। 22 में कह रहे हैं कि प्रोविज़न बताओ किस वजह से, जो इंडिया सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर कंट्री मतलब धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, किसी पर्टिकुलर धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। 23 में कह रहे हैं 2 वेज बताओ कंजर्व करने की एनर्जी की, और इसके और वाले में 2 वेज बताओ किस तरीके से आप सोलर एनर्जी को यूजेस को बढ़ा सकते हो। और 24 में है किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इन रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकती है। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चों आप सबको क्या करना है, मैंने 2 से ज़्यादा ऑप्शन लिख रखे हैं। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो आप सबको 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़े बड़े बड़े लिख कर आने हैं। अगर मैंने कोई 3-4 पॉइंट भी लिख रखे हैं, उनमें से जो 2 अच्छे लगे आपको, आप वो लिख कर आएंगे पेपर में। और आपको करना है कि आपको फ्लो चार्ट बनाना है। मान लो हम एक बात ले लेते हैं, क्वेश्चन 21। जैसे आपका क्वेश्चन 21 आएगा तो आप लिखोगे आंसर 21, तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट डिप्रेशन ऐसे लिख के, तो ऐसे करके एक फैक्टर लिख देना और ऐसे करके दूसरा फैक्टर लिख देना। या आप क्या तरीका कर सकते हो, दूसरा ऐसे क्लाउड बना सकते हो। क्लाउड में लिख सकते हो कि क्या रीज़न थे ग्रेट डिप्रेशन के, फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल थे वो लिख दिया आपने, और उसकी एक हेडिंग यहाँ पे लिख दो और एक हेडिंग यहाँ पे लिख दो। तो अगर आप सब अपने आंसर में फ्लो चार्ट सेट करते हो तो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन 21 है 1929 के दौरान अमेरिका में महामंदी के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों का विश्लेषण करिए। यानी इसमें आपको बताना है 2 फैक्टर्स बताने हैं जिस वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में 1929 के टाइम। महामंदी या फिर डिप्रेशन वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे जो हमारी इकॉनमी होती है ना, वो बहुत डाउन में जा रही होती है, उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो उसके आपको कारण बताने हैं। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख रखा है। 21 का फर्स्ट कारण क्या है, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम एंड इट वाज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस। क्या हुआ, एग्रीकल्चर में जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा था ना, मतलब हमारे देश की जनता को सिर्फ इतना प्रोडक्शन चाहिए पर असली में हो रहा है इतना प्रोडक्शन। हमारे देश की जनता को सिर्फ इतना सा प्रोडक्शन चाहिए, बस असली में हो रहा है इतना ज़्यादा प्रोडक्शन, जिस वजह से हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइजेस कम हो जाएंगे। ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ, जो प्राइस थे वो फॉल हो गए, जिस वजह से हमारी इकॉनमी में सिचुएशन क्रिएट हो गई किसकी, ग्रेट डिप्रेशन की। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, कृषि अति उत्पादन एक समस्या बनी रही और कृषि कीमत के गिरने से और भी बदतर हो गई। यानी कृषि में अति उत्पादन हुआ, यानी ओवर प्रोडक्शन हुआ, जिससे जो प्राइस थे वो फॉल हो गए, जिस वजह से वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन महामंदी आए। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं। यानी कोई इकॉनमी डाउन में चल रही है तो क्यों चल रही है। इसका सेकंड पॉइंट है द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड बाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज इन यूरोप इट लेड टू फेलियर ऑफ स्मॉल मेजर बैंक। अच्छा, जो छोटे मोटे वहाँ पे बैंक थे ना, अमेरिकी ऋणों की वापसी ने बाकी दुनिया को अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित किया। यूरोप में इसका नेतृत्व किया छोटे प्रमुख बैंकों की विफलता। एक तरीके से पहले हमने पढ़ा जो प्रोडक्शन हो रहा था हमारे क्रॉप का, उसका फेलियर हो गया, और दूसरा हो गया बैंक का फेलियर। बैंक के फेलियर की वजह से बैंक सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से वहाँ पर कहाँ पर, अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन महामंदी की सिचुएशन क्रिएट हुई। तो ये 2 पॉइंट आप लिख कर आएंगे फ्लो चार्ट बना के, आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 में कह रहे हैं उन प्रावधानों का उल्लेख करें जिन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में गठित किया। धर्मनिरपेक्ष मतलब नाम से पता है, धर्मनिरपेक्ष ऐसा देश जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर धर्म को इम्पोर्टेंस ना देते हो। तो फर्स्ट इसका आंसर है देयर इज नो ऑफिशियल
There is no official religion for the Indian state. Our constitution does not give a special status to any religion. यानी जो भारत राज्य है इसमें कोई अधिकारक कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर धर्म को, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इंडिया में कोई नहीं कहते कि ये वाला धर्म ऊपर है, ये वाला धर्म नीचे है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री, क्योंकि इसमें जो सारे धर्म है वो सभी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड, यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, आप सभी से सेकंड कर लेना। सेकेंड पॉइंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। यानी हमारा जो संविधान है, संविधान ने साफ साफ मना कर रखा है कि हमारे देश में, इंडिया कंट्री में कोई भी इंसान जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई स्कूल किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। कोई पर्टिकुलर कंपनी किसी धर्म के कि तू तो इस धर्म का है इसलिए हम तुझे जॉब नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल रोक लगा रखी है, प्रोहिबिट कर रखा है हमारे संविधान ने। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है देश का, उस वजह से हमारा जो देश है वो एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। और इसका थर्ड पॉइंट ये भी है कि हमारा जो संविधान है उसने फ्रीडम दे रखी है कि कोई भी इंसान कोई भी धर्म अपना सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है और प्रचार कर सकता है, पालन कर सकता है। अगर कोई इंसान अपना धर्म बदलना चाहे तो हमारे देश की सरकार या हमारा संविधान उसे मना नहीं कर सकता। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 की तरफ। भारत में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय सुझाइए। सजेस्ट एनी 2 वेज टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। यानी हमारे देश में किस तरीके से आप एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो, उनका संरक्षण कर सकते हो। तो आपको कोई भी 2 पॉइंट लिखने हैं, बहुत सारे पॉइंट दे रखे। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बढ़ाइए। अडोप्टा कॉजेस अप्रोच, मतलब जुडिशियस, एकदम सोच समझ के यूज़ करो लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, बजाय कि आप इंडिविजुअल व्हीकल लेकर जा रहे हो। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है तो आप ऑफ कर दो। पावर सेविंग डिवाइसेस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है एनर्जी के, यानी सोलर एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, इन सब का यूज़ आपको करना है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये रहे आंसर। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा करने के लिए हमें क्या क्या करना है। एक और बात, आप सब अपने पेपर में जो इम्पोर्टेंट या कीवर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन करके आइए। जैसे इसमें हमें बढ़ावा देना है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को, और सीमित ऊर्जा संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करना है। हमें व्यक्तिगत वाहनों की बजाय हमें सार्वजनिक परिवहन का यूज़ करना है। बिजली यूज़ नहीं आएगी तो उसको बंद कर दें। और बिजली बचाने वाले उपकरणों का यूज़ करें, यानी अपने घर में ऐसे अप्लाइंसेस यूज़ करें जिनमें ज़्यादातर मोस्टली स्टार हो, 5 स्टार हो या 4 स्टार हो। और अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, इन सब का प्रयोग करें। नेक्स्ट 23 के 2 पार्ट थे। सबसे ऊपर हमने देखा था ना, ये जो CBSE का सैम्पल पेपर है 23 के 2 पार्ट हैं, तो ऊपर वाला पार्ट हमारा हो गया। अब करते हैं नीचे वाला पार्ट, और वाला पार्ट 23 का। क्वेश्चन 23 और पार्ट, सौर ऊर्जा के उपयोग में सुधार के कोई 2 उपाय बताइए। यानी सजेस्ट एनी 2 वेज टू इम्प्रूव द यूसेज ऑफ सोलर एनर्जी। हम किस तरीके से सोलर एनर्जी का यूज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो रिड्यूस कर दो कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल। एफिशिएंट सोलर पैनल लगाओ, ऐसे सोलर पैनल मत लगाओ जो ज़्यादा कॉस्ट लेते हो। अवेयरनेस क्रिएट करो कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। बल्कि अब के टाइम पे तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि घरों में भी लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करने के लिए सोलर सिस्टम का यूज़ करते हैं। ईजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है उसका। उसके बाद हाई कॉन्सेंट्रेटेड CPV सेल्स हम यूज़ कर सकते हैं। और हम शेडिड वाले एरियाज़ में, जो छाँवदार एरिया होते हैं ना, वहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे से धूप नहीं आती है। तो इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, ये वेज हैं टू इम्प्रूव द यूसेज ऑफ सोलर एनर्जी। और सोलर पैनल की लागत कम करना, कम लागत वाले सोलर पैनल लगाएं ऐसे जो अच्छे हों। और जागरूकता फैलाना
CPV सेल का यूज़ करना और छाया वाले क्षेत्रों में सोलर पैनल ना लगाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, इन वॉट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर्स। सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार कैसे बढ़ा सकती है। यहाँ पे दो बातें, एक बात है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बात हो रही है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बात हो रही है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। जो गवर्नमेंट है वो मेगा प्रोजेक्ट, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेगा मतलब बड़े प्रोजेक्ट, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन, कैनल फॉर्मेशन, ये सब इंट्रोड्यूस कर सकती है। टर्शरी फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकती है जो गवर्नमेंट है रूरल एरियाज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। सेमी रूरल एरियाज़ में सर्विसेज पहुंचा सकती है। इंडस्ट्री सेटअप करती है। सबसे अच्छा है किसी भी एरिया में अगर इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी तो वहाँ के जो एरिया है उसका अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। और स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करवा सकती है गवर्नमेंट इंडस्ट्री सेटअप करा के। और सबसे इम्पोर्टेंट टूरिज्म को प्रमोट करना, रीजनल क्राफ्ट को प्रमोट करना, और जो नई सर्विसेज है जैसे IT वगैरह उसको प्रमोट करना। ये लास्ट वाला पॉइंट ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वाला ना, एक ये टूरिज्म, ये क्राफ्ट इंडस्ट्री, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टूरिज्म वाला और IT सर्विस वाला, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर के लिए। और इंडस्ट्री का, वो इंडस्ट्री एज अ बैकबोन किस तरीके से इसका बन सकता है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करके नए बांध बनाए गए हैं और नहरें बनाई गई है। इस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। तृतीयक सुविधाएं स्टार्ट करके, उद्योगों की स्थापना करके, वहाँ पे सेवाएं प्रदान करके, और पर्यटन यानी जो घूमने फिरने वाली फैसिलिटी है उनको बढ़ाकर, IT जैसी जो सुविधाएं होती हैं उनको बढ़ाकर। तो आई होप ये वाली जो वीडियो होगी आप सबको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक ज़रूर करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।